हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी। जानते तो होंगे ही आपकी फिजिक्स वाली मैम को, या नहीं जानते तो जानिए ना और देखिए वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ इन टेक्स्ट सॉल्यूशंस। मतलब कि बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस अगर आपकी टीचर ने आपको नहीं करवाए हैं किसी कारण के कारण, तो हम आज उनको सॉल्व करने वाले। तो देखिए जरूर, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को जरूर कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। तो देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो बच्चों के पास पुरानी बुक है या नई बुक है उसका आइडिया तो मुझे नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पेज नंबर को बच्चों एक बार जरूर देख लेना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में तो 118 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू माय बुक। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, इनमें से सबसे ज्यादा इनर्शिया किसमें है। देखिए जैसे आप बुक को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को बताता है कि कोई इनर्शिया क्या होता है। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। ये कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आपको बुक में दिए थे। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं आपसे कि इनर्शिया क्या है, इसमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं F इक्वल्स टू मा, फादर इक्वल्स टू मा। पापा और मम्मी दोनों एक बराबर होते हैं, बहुत ही फटा जोक था पर जाने दो। तो F इक्वल्स टू ma से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ पर जितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा उसके मास पर और एक्सेलरेशन पर, ठीक है। तो इनर्शिया, किसी चीज़ का इनर्शिया भी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि किसी बॉडी में कितना मास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी हुई है। एक तो आपको दी है रबर की बॉल, एकदम हल्की फुल्की रबर की बॉल, और एक दिया हुआ है सेम साइज का स्टोन। तो इन दोनों में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। तो रबर की बॉल और स्टोन में ज़्यादा मास स्टोन का होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर इनर्शिया स्टोन का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। बाइसिकल छोटी सी होती है और ट्रेन बहुत लार्ज, तो उसका मास ऑब्वियस सी बात है बाइसिकल से कहीं ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर ट्रेन का मास ज्यादा। तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा, ट्रेन का। किसको आप ज्यादा आसानी से हिला लोगे, बाइसिकल को। ट्रेन को हिला पाएंगे क्या, नहीं हिला पाएंगे। अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए 5 रुपी कॉइन, आंसर का रीजन तो हम साथ में देते ही जा रहे हैं। 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन में कौन ज़्यादा मास का होगा। तो आप दोनों को उठा करके देखिए, ज़्यादा मास आपको किसका लगेगा, 5 रुपी कॉइन का। तो इसलिए इनर्शिया ज़्यादा किसका होगा, 5 रुपी कॉइन। अगर मैं इस तरह से मूव करवाना चाहूँ तो कॉइन को मूव करवाने में 5 रुपीज़ के मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही 1 रुपी की कॉइन को मूव करवाने में क्या मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या है कि 5 रुपी कॉइन का, क्योंकि मास ज़्यादा होता है इसी वजह से हम उसका मास ज़्यादा होगा और उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो स्टोन हैव सेम साइज एज दैट ऑफ रबर बॉल विल हैव अ ग्रेटर मास, सो दैट द स्टोन विल हैव मोर इनर्शिया। जैसा हमने अभी देखा, अ ट्रेन हैज़ मच ग्रेटर मास देन दैट ऑफ अ बाइसिकल, सो दैट द ट्रेन विल हैव मोर इनर्शिया। अ 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर मास देन 1 रुपी कॉइन, देन सो दैट 5 रुपी कॉइन विल हैव ग्रेटर इनर्शिया। तो भाई एक बार रीड करके बताना मेरा काम है, तो मैंने आपको बता दिया। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे फटाफट से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि इन द फॉलोइंग example try to identify the number of time the velocity of the ball changes। अब देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, घबराने डरने की कोई बात ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। एक पूरी सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन क्या है, चलो फटाफट से देखते हैं। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में बनाते जा रही हूँ। बहुत प्यारा सा एक फुटबॉल प्लेयर है, टिंग टिंग, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक बॉल को किक किया, ये किक किया, ठीक है, टू अनदर प्लेयर। अब ये बॉल किसके पास गई है, दूसरे अनदर प्लेयर के पास, ठीक है, ऑफ हिज टीम, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब इसने क्या किया, इसे फिर से किक किया, और किस तरफ किक किया, बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ बन गया बट ठीक है, इसका कंसिडर कर लेना। इसने इसे गोल की तरफ किक किया, ठीक है। बॉल कहाँ चली गई, गोल की तरफ। द गोल कीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल। अब ये भैया यहाँ पे जो गोल कीपर था उसने इस बॉल को क्या किया है, कलेक्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, एंड किक्स इट, और फिर उसके बाद उसको किक किया। तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद इसने इसे किक किया टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो इसकी टीम का जो प्लेयर था, मान लीजिए ये इसकी टीम का प्लेयर है, तो इस टीम को उसने इसे भेजा। तो एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केसेस। तो देखिए कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, मान लीजिए कि इनिशियली वो रेस्ट में थी, तो सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर ने किक की, देन उसके बाद अनदर प्लेयर के पास जब वो गई तो उसने उसे किक किया, तो दूसरी बार वेलोसिटी
वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर वो गोलकीपर के पास गया, गोलकीपर ने उसे कैच कर लिया, तो तीसरी बार उसकी वेलोसिटी आकर के 0 हो गई। फिर चौथी बार हमने देखा कि उसने उसे किक किया अपनी टीम के प्लेयर के पास। तो इस तरह से 4 बार ये चीज़ चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फुटबॉलर ने इसे किक किया, सेकेंड टाइम पर जो दूसरा प्लेयर था उसने उसे किक किया, थर्ड टाइम पर गोलकीपर, फोर्थ टाइम पर अगेन गोलकीपर ही तो था जिसने, जो एजेंट था इसकी वेलोसिटी को चेंज करने में। ठीक है, तो आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो व्हेन द फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज बिकॉज फर्स्ट प्लेयर अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉल। बॉल पहले रेस्ट में थी, फिर प्लेयर ने उसके ऊपर क्या किया, किक मारा, तो किक मारा तो उसमें वेलोसिटी आ गई फोर्स लगने से। फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर के पास गए तो व्हेन अनदर प्लेयर किक द बॉल टुवर्ड्स द गोल। अब इसके बाद उस प्लेयर के पास जैसे बॉल गई उसने फिर से उसको किक कर दिया, तो वो गोलकीपर के पास गई, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज। अब भाई उसने मान लीजिए और ज़्यादा उसको वेलोसिटी से चेंज किया होगा बिकॉज अगेन यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है। अब अगेन फिर क्या हुआ कि व्हेन गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल, अब गोलकीपर ने उसे कलेक्ट कर लिया, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी चेंज, तो फिर से चेंज हो गई और इट बिकम 0। हियर द गोलकीपर अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉल टू स्टॉप। अब इस टाइम पर बॉल को स्टॉप करने के लिए उसने फोर्स लगाया। अब थर्ड टाइम पर फिर से उसने क्या किया, गोलकीपर ने फिर से फोर्स लगाया और फिर से बॉल को किक किया। तो ये 4 बार जो है टोटल वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एजेंट कौन कौन था, पहले फुटबॉलर, फिर दूसरा फुटबॉलर, फिर गोलकीपर, फिर तीसरा भी, चौथा भी कौन होगा, गोलकीपर। नाउ explain why some of the leaves may get detached from the tree if we vigorously shake its branch। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि हमें आम खाना होता है, या फिर आप आम से ना समझें, बेर समझते हैं आप लोग, हम सब तो समझते हैं भाई बेर क्या होती है, खट्टी मीठी सी बेर, वही जो शबरी ने राम जी को खिलाई थी। तो वो बेर का पेड़ ऐसा होता है कि अगर आप उसको शेक करोगे ना तो पूरा जो फ्रूट है बेर वो नीचे आ जाता है, उसके साथ साथ कुछ लीव्स भी आ जाती हैं। तो ये फ्रूट और लीव्स गिरती क्यों हैं? एक्चुअल में आप किसको हिला रहे होते हो, आप पूरे ट्री को हिला रहे होते हो। तो ट्री के हिलाने से ब्रांचेस हिलना शुरू हो जाती हैं। अब आपने ब्रांच में कौन कौन लगा हुआ है भैया, ट्री अब पत्तियां लगी हुई, लीव्स लगी हुई है और फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये सभी किस में थे, रेस्ट में, आराम से बैठे हुए थे, रेस्ट की कंडीशन पे थे। लेकिन आपने क्या किया, ब्रांच को हिलाना शुरू कर दिया, तो वही वो अपने इनर्शिया को शो करेंगे। वो रेस्ट में थे लेकिन अचानक से मूव कर दिया। तो मान लीजिए कि इस पोजीशन पे थे, आपने मूव किया, तो वो लेकिन कहाँ रहना चाह रहे थे, इसी पोजीशन में रहना चाह रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि रेस्ट में रहने के कारण वो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहना चाहते थे, लेकिन ब्रांच वहां से हट गई तो वो नीचे गिर गए। जैसे कि मैं रेस्ट में हूं, मैं यही रहना चाहती हूँ, मेरे नीचे का फ्लोर अगर कोई खींच लेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं गिर जाऊंगी। क्यों गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो रेस्ट में थी, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। समझ में आई बात? तो इस तरह से अगर ब्रांच में लगी हुई जो लीव्स हैं वो पहले रेस्ट में थी और अचानक से अगर मैं ब्रांच को इस तरह से हिला दूंगी तो क्या होगा, लीफ तो वहीं रहना चाहती थी और ब्रांच उसके नीचे से हट गई तो वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो इसका कारण बस सिंपल सा यही है, लीव्स हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन द ब्रांच इज शेकन दे टेंड टू रिमेन इन सेम स्टेट एंड गेट डिटैच्ड व्हेन द पोजीशन ऑफ ब्रांच चेंजेस। तो भाई क्योंकि लीव्स जो थी वो रेस्ट में रहना चाह रही थी, ब्रांचेस मोशन में आ गई, लेकिन लीव को तो रेस्ट में ही रहना था। इसलिए जब ब्रांच अपनी पोजीशन से हटती है तो लीव डिटैच हो जाती है, ये याद रखिएगा। नाउ why do you fall in forward direction when moving bus brake to stop and fall backward when it accelerates from a rest? अब देखिए, आप देखा होगा कि जब आप मूविंग एक बस में बैठे होते हैं, जब वो शुरू नहीं होती, सारे पैसेंजर्स गाड़ी में बैठने वाले होते हैं और अचानक से आपकी बस स्टार्ट होती है, तो आप किस तरफ जाते हो, आगे ना जाकर के आप पीछे की तरफ जाते हो। क्यों जाते हो, क्योंकि बस आगे मूव करना चाहती है इस तरह से, और आप यहाँ बैठे हो, आप रेस्ट में उसी पोजीशन पर रहना चाहते हो, तो आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को शो करेगी। तो जैसे ही गाड़ी आगे जाएगी आप पीछे की तरफ रहोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को तो वहीं रहना है, इस वजह से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। अब आप गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी भी चल रही है, अचानक से मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो आपकी हाथ, आप कहाँ जाओगे, आगे की तरफ, क्योंकि अब आपकी बॉडी बस के साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। अचानक से ब्रेक लगा दिया, लेकिन आपकी बॉडी को ब्रेक समझ में नहीं आया, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, वो आगे ही जाना चाह रही थी, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं तो दैट मीन्स कि हमारी बॉडी जो थी, डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक अप्लाई, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं
तब हमारी बॉडी मोशन में रहती है और मोशन को शो करने के लिए वो आगे की तरफ जाती है, और जब बॉडी आपकी ऑलरेडी रेस्ट में होती है और अचानक से एक्सेलरेट करती है बस, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। तो व्हेन द मूविंग बस अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप, देन आवर बॉडी हैड इनर्शिया ऑफ मोशन दैट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट। हमारी बॉडी क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन में होती है और अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। हाउएवर द लोअर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज in contact with the bus, bus comes to rest, so immediately, but the upper part is still remain in motion. Hands to our balance our body, we fall forward. When the bus accelerate from rest, then our body had inertia of rest, opposes the change its state. However, the lower portion of our body start moving with the bus, hence we fall backward. तो बच्चों ये आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते अगर तो इसलिए मैंने इसे एक बार रीड कर दिया। Now let's move on to our next question, which is if action is always equal to reaction, then explain how a horse can pull a cart. इनका कहना है कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं तो ये हॉर्स जो है वो उसे खींच क्यों लेता है, कार्ट को खींच क्यों लेता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि कार्ट को अगर हॉर्स खींच रहा है तो कार्ट हॉर्स को खींच ले। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हॉर्स है वो आगे बढ़ने के लिए अपने पीछे वाले पैर को पुश करता है। जिस तरह से हम वॉक करते हैं तो हम हमारे पीछे वाले पैर पर फोर्स लगाते हैं, जिसके रिएक्शन में अर्थ हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजती है। हम बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं और फॉरवर्ड जाते हैं। उसी तरीके से हॉर्स भी बैकवर्ड चलता है तो आगे की तरफ अर्थ जो है वो उस पर और कार्ट पर आगे की तरफ क्या करती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हॉर्स के साथ कार्ट भी आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, सो द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द ग्राउंड एक्सर्ट्स अ रिएक्शन फोर्स ऑन हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम टू पुश दैम फॉरवर्ड, है ना। एक्चुअल में वो हॉर्स पर ही लगता है और हॉर्स के साथ में पूरी कार्ट बंधी हुई होती है, इसलिए कार्ट भी आगे की तरफ जाती है। व्हेन द रिएक्शन फोर्स एक्सीड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ कार्ट एंड द ग्राउंड एंड द कार्ट इज पुश्ड फॉरवर्ड। अब क्या होता है, रिएक्शन फोर्स क्या होगा, आपके फ्रिक्शन फोर्स से जो कि व्हील पर लग रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर जो आपकी कार्ट है वो आगे की तरफ क्या होने लगती है बच्चों, मूव होना शुरू कर जाती है। तो समझ में आया कि क्यों यहाँ पर ऐसी बात कही गई है। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हॉर्स आगे जा रहा है, हॉर्स कार्ट पर पुश लगा रहा है, तो कार्ट हॉर्स पर क्यों नहीं लगाती। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हॉर्स जो है वो ग्राउंड पर क्या लगा रहा होता है, अपना एक फोर्स, बैकवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, जिसके रिजल्ट में ग्राउंड उस पर फॉरवर्ड फोर्स लगाती है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब जब वो मूव करेगा और इतना रिएक्शन फोर्स मिलेगा कि वो फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि जिसके वजह से जो कार्ट के पहिए थे, व्हील्स थे, वो रुके हुए थे, उससे ज़्यादा हो जाए, तो व्हील भी उसके साथ साथ क्या करेगी, हॉर्स के साथ साथ आगे की तरफ जाएगी। क्लियर है। चलिए, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज पाइप विद which eject large amount of water with a high velocity। अब जो फायरमैन होते हैं उनके आपने देखा होगा जैसे ही पाइप को शुरू करते हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं, उनका हाथ पीछे की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है और जिसके रिएक्शन फोर्स जो मिलेगा वो पाइप आपके हाथ पर अप्लाई करेगी। जैसे आप गन को रिकॉइल करते हो तो आप देखते हो कि हाथ जो है वो पीछे जाता है, क्योंकि बुलेट आगे जाती है तो उसका अपोजिट रिएक्शन फोर्स आपके हाथ पे लगता है और आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से होता है। अ फायरमैन फाइंड दिस डिफिकल्ट टू होल्ड अ हाउस पाइप विच इज इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। जो भी पानी जाता है वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जाता है, इसलिए फायरमैन को उसको होल्ड करने में दिक्कत होती है। बिकॉज the stream of water rushing out of the pipe in the forward direction, क्योंकि जो पानी की धार होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है, तो इसकी वजह से exerts a large force on the pipe। वो पानी की धार आगे की तरफ जाती है और एक लार्ज फोर्स पाइप के ऊपर लगाती है, जो कि कौन सा फोर्स होता है, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड फोर्स, जो कि एक फॉरवर्ड फोर्स होता है, और इसके रिएक्शन के कारण अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पाइप इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब पानी आगे जाता है बहुत तेजी वेलोसिटी से, तो उसके रिएक्शन में एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है जो कि ज़्यादा अमाउंट का होता है, और इसी वजह से जो फायरमैन है वो स्ट्रगल करते हैं अपने हाउस पाइप को होल्ड करने में। ठीक है, रेस्ट में
में नहीं रख पाते, उनका हाथ बहुत मुश्किल से उस पाइप को होल्ड कर पाता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब कि जब आगे की तरफ पानी जाएगा तो उतना ही फोर्स पीछे की तरफ उस पाइप के ऊपर लगता है, जिसको होल्ड करने वाले को दिक्कत होती है। तो दिस इज द रीजन और दिस इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस है पर घबराने की बात नहीं है, नो टेंशन, हम आपको वहां पे सॉल्व करवाएंगे और बेहतर तरीके से सारा सॉल्यूशन करवाएंगे। तो बच्चों देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर इस पूरे क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट है, कुछ ऐसा लगा कि यार ये बात तो समझ में नहीं आई है, हजम नहीं हुई, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगी। इतने प्यार से इतनी देर वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें।